आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा के उत्विकास पर चर्चा करते हैं। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी का जन्म अर्धमागधी से हुआ, पर वहाँ तक की विकास यात्रा को हम आर्य भाषा परिवार की विकास यात्रा से समझेंगे। भारतीय भाषा परिवारों में सबसे प्रमुख भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार। यदि हम कहें कि उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं आर्य भाषा परिवार से ही हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आर्य भाषा के विकास को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा का समय रहा 1500 से 500 ईसा पूर्व 1500 to 500 BC। सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि यही वैदिक काल का समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व, और यही प्राचीन आर्य भाषा का समय है। प्राचीन आर्य भाषा से सीधा सीधा मतलब संस्कृत से था, और उस संस्कृत के भी 2 प्रकार प्रचलित थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आशय था जिस संस्कृत में वेद लिखे गए, और लौकिक संस्कृत से आशय था सामान्य जन के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में थोड़ा ही अंतर हुआ करता था। लौकिक का मतलब ही था आम जन की संस्कृत, तो वह वैदिक संस्कृत की तुलना में कुछ सरल थी। तो इस तरह से भारत में 1500 से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा का समय रहा, और इस समय संस्कृत भाषा की प्रधानता रही। फिर संस्कृत को व्याकरण के कठिन नियमों में आबद्ध करके रखा गया, आप सभी जानते हैं। इसलिए मध्यकाल में 1500 ईसा पूर्व से इसलिए मध्यकाल में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच 3 जन भाषाओं के विकास का दौर आया, और वो जन भाषाएं थी पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश। पाली का शाब्दिक अर्थ है पल्ली, टोली, मोहल्ले, यानी एक क्षेत्र विशेष की भाषा। उसी प्रकार प्राकृत का अर्थ है संस्कृत के व्याकरणाचार्यों के द्वारा उपहास में दिया गया नाम, अशिक्षितों की भाषा यदि कहा जाए तो संस्कृत के शब्दों को सरल रूप में या संस्कृत से ही जन्म लेकर सरल तरीके से जिस भाषा का व्यवहार आम जन में होने लगा वह प्राकृत कहलाई। तो मध्यकाल में पहली भाषा आई आम जन की भाषा पाली। आपने सुना होगा इतिहास में बौद्ध धर्म आया है। तो ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, क्योंकि वह जन सामान्य की भाषा थी। इसी प्रकार जैन धर्म और प्राकृत भाषा का संबंध भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पाली और प्राकृत ये आम जन की भाषाएं थी। निश्चित रूप से संस्कृत की तुलना में ये सहज सरल भाषाएं थी। प्राकृत का प्रसार जब व्यापक रूप से हुआ तो फिर प्राकृत के लिए भी व्याकरण के नियम बनाए गए, और प्राकृत भाषा भी व्याकरणिक होती गई। भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि भाषा बहता हुआ नीर है, और जब भाषा को बहुत अधिक बांधने का प्रयास होता है तो भाषा मरण सिद्धांत काम करने लगता है। भाषा मरण सिद्धांत से आशय होता है कि वह भाषा जो बहुत अधिक नियमों में आबद्ध हो जाती है उसका स्थान उसी से जन्म लेने वाली सहज सरल भाषाएं लेने लगती हैं। तो प्राकृत से ही अपभ्रंश का जन्म हुआ। शाब्दिक रूप से आप अपभ्रंश का अर्थ समझते हैं कि अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा, गिरी हुई भाषा। पर हम इसे गिरी हुई या बिगड़ी हुई भाषा कहकर इसका अपमान यदि न करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपभ्रंश का मतलब है प्राकृत से ही बनी हुई भाषा जो कि और अधिक सरल होती गई और अधिक आम जन की भाषा होती गई, और फिर अपभ्रंश से उसके कई स्वरूपों का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच विकास होते गया, और उन स्वरूपों से 1000 ईस्वी से आज तक आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसे आप नीचे के चार्ट से समझेंगे कि अपभ्रंश से पहले मागधी भाषा का या मागधी अपभ्रंश का जन्म हुआ। नाम से ही स्पष्ट है, मागधी का मतलब
मगध अर्थात बिहार क्षेत्र की भाषा, और मागधी अपभ्रंश से फिर वर्तमान की बिहारी, उड़िया और बंगाली भाषाएं आई। तो देखिए, अपभ्रंश से उसके किन किन क्षेत्रीय स्वरूपों का विकास हुआ, एक बार उन सभी क्षेत्रीय स्वरूपों के नाम दिमाग में बैठा लिए। अपभ्रंश से पहले नंबर पर मागधी का विकास हुआ, उसके बाद अर्धमागधी है और उसके बाद सौरसेनी है। आप समझिएगा, मागधी आई पहले, मागधी के बाद सौरसेनी अपभ्रंश आई, तथा मागधी और सौरसेनी अपभ्रंश के मिलने से अर्धमागधी बनी। अभी नाम को दिमाग में बैठाते चलिए। अपभ्रंश से ही मागधी अपभ्रंश आई। मागधी अपभ्रंश का मतलब बिहार, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र की भाषा। अपभ्रंश से ही सौरसेनी अपभ्रंश आई। सौरसेनी अपभ्रंश का मतलब ये सूरसेन जनपद की भाषा अर्थात मथुरा क्षेत्र की भाषा, ब्रज क्षेत्र की भाषा, पश्चिमी हिंदी का जिससे विकास होगा। अपभ्रंश से ही पैसाची अपभ्रंश आई और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ब्राचड अपभ्रंश आया और ब्राचड अपभ्रंश से सिंधी भाषा आई। अपभ्रंश से खस का विकास हुआ, खस अपभ्रंश का, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी क्षेत्र की भाषाओं का, कुमायूनी इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ। इसी प्रकार अपभ्रंश का ही एक स्वरूप महाराष्ट्री बनी और उसी महाराष्ट्री से मराठी भाषा का जन्म हुआ। तो देखिए, अपभ्रंश के कौन कौन से क्षेत्रीय स्वरूप आए। अपभ्रंश का पहला क्षेत्रीय स्वरूप मागधी, दूसरा क्षेत्रीय स्वरूप सौरसेनी। इन दोनों के मिलने से जन्म लेने वाला अपभ्रंश का तीसरा क्षेत्रीय स्वरूप अर्धमागधी। अपभ्रंश का चौथा क्षेत्रीय स्वरूप पैसाची, पांचवां क्षेत्रीय स्वरूप ब्राचड, छठवां क्षेत्रीय स्वरूप खस, सातवां क्षेत्रीय स्वरूप महाराष्ट्री। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा के मध्यकाल में 7 क्षेत्रीय स्वरूप थे। मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड, खस और महाराष्ट्री। यदि ये 7 नाम और इनके क्षेत्र आपके दिमाग में आ गए तो इन 7 क्षेत्रों से आने वाली उत्तर भारत की प्रमुख भाषाएं भी आपके दिमाग में आती जाएंगी। अब फिर से मैं एक बार आपके लिए दोहरा रहा हूँ। अपभ्रंश का पहला क्षेत्रीय स्वरूप था मागधी अपभ्रंश। मागधी का मतलब मगध क्षेत्र की भाषा, और मगध क्षेत्र की भाषा मागधी अपभ्रंश से वर्तमान की बिहारी, उड़िया और बंगाली भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश का दूसरा क्षेत्रीय स्वरूप था सौरसेनी। सौरसेनी से आशय है ब्रज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि क्षेत्रों की भाषा, या आप इसे सरल शब्दों में समझ सकते हैं कृष्ण के क्षेत्र की भाषा, उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र की भाषा सौरसेनी अपभ्रंश थी। इससे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। अब देखिए, फिर से मैं दोहराता हूँ। अपभ्रंश का एक क्षेत्रीय स्वरूप मागधी, अपभ्रंश का दूसरा क्षेत्रीय स्वरूप सौरसेनी, और इन दोनों के मिलने से अपभ्रंश का तीसरा क्षेत्रीय स्वरूप बना अर्धमागधी। तो याद रखिए, अर्धमागधी से छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। आप इसे दिमाग में लें, अर्धमागधी, मागधी और सौरसेनी अपभ्रंशों के मिलने से बनी हैं, अर्थात मागधी 2 अपभ्रंशों के मेल से उत्पन्न होने वाली, अर्थात अर्धमागधी 2 अपभ्रंशों के मेल से उत्पन्न होने वाली भाषा है। देखिए, अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय स्वरूप, पहला मागधी मगध क्षेत्र में, दूसरा सौरसेनी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, दोनों के बीच वाले क्षेत्र में अपभ्रंश का तीसरा स्वरूप अर्धमागधी, फिर पंजाब क्षेत्र में पैसाची अपभ्रंश जिससे लहंदा और पंजाबी भाषाओं का जन्म हुआ, ब्राचड अपभ्रंश से सिंध क्षेत्र में सिंधी भाषा का जन्म हुआ, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं आई।
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। हम अपने ध्यान को फिर से अर्धमागधी पर ले जाएंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की 3 विभाषाएं जन्म लेती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आप फिर से एक बार कंसंट्रेट होइए। मागधी अपभ्रंश तथा सौरसेनी अपभ्रंश, इन दोनों के मेल से अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की 3 विभाषाएं, कभी कभी कुछ जगहों पर बोली भी लिखा रहेगा, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आई। पिछले वर्ष का ही आप यदि प्रश्न पेपर छत्तीसगढ़ पीएससी का उठाएंगे तो देखिए ये प्रश्न आया था, पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी की 2 भगिनियां कौन सी हैं। अब ये पूछ क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा था। पूर्वी हिंदी की समर्थ विभाषा छत्तीसगढ़ी कहलाती है और उसकी 2 भगिनियां अर्थात 2 बहनें हैं, अवधी और बघेली, क्योंकि अवधी और बघेली दोनों की जननी अर्धमागधी है। अब हम थोड़े से अध्ययन को और बढ़ाते हैं। अर्धमागधी से कैसे छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, तो देखिए जैसा मैंने आपको समझाया था, छत्तीसगढ़ के हम पश्चिम दिशा में सौरसेन महाजनपद की भाषा सौरसेनी को लिख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में हम मगध क्षेत्र की भाषा मागधी को ले रहे हैं। ये दोनों भाषाएं आपस में मिलती गईं। कौन कौन सी 2 भाषाएं? सौरसेनी और मागधी। इन दोनों के मिलने से किसका जन्म हुआ? अर्धमागधी का जन्म हुआ। अब जब अर्धमागधी छत्तीसगढ़ में आई तो अर्धमागधी में छत्तीसगढ़ के समीप ही स्थित महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा मराठी का प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासियों की आदिवासी बोलियां, गोड़ी और अन्य जितनी भी आदिवासी बोलियां थी उनका प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ के पास के ही प्रदेश उड़ीसा की भाषा उड़िया का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से देखिए अर्धमागधी पर मराठी, आदिवासी बोलियां और उड़िया का प्रभाव जब पड़ते गया तो अर्धमागधी से एक नई बोली, एक नई विभाषा का जन्म हुआ जो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा के नाम से जानी गई। तो फिर से देखिए विकास क्रम कैसा है। आर्य भाषा परिवार में हमने पहले प्राचीन आर्य भाषाओं पर चर्चा की, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं पर चर्चा की और फिर हम आधुनिक दौर पर आते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी, मध्यकाल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं थी। अपभ्रंश भाषाओं के 2 स्वरूप प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से 2 क्षेत्रीय स्वरूप थे? सौरसेनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। सौरसेनी और मागधी अपभ्रंश के मिलने से अर्धमागधी अपभ्रंश का जन्म हुआ। उस अर्धमागधी अपभ्रंश पर जब मराठी, उड़िया तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ा तो छत्तीसगढ़ी भाषा अस्तित्व में आई। इस सेक्शन को जब आप ध्यान से समझेंगे और पिछले वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो इस 15 मिनट के ही लेक्चर से 3 से 4 प्रश्न आपको 2-2 नंबर के दिखेंगे जिन्हें आप हल करने का प्रयास कीजिएगा।